नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा पर। और आशा है कि सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिएगा, इसी तरह से आगे चलते रहेगा, क्योंकि जो परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी होती हैं उनको धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। और धैर्य का मतलब है कि सफलता एक साथ कभी मिलती नहीं है, सफलता को धीरे धीरे हासिल किया जाता है। आज आप जिस सीढ़ी पर हैं उससे एक सीढ़ी आगे बढ़े, फिर एक आगे बढ़े और फिर एक आगे बढ़े। निश्चित रूप से अपनी तैयारी को कभी बंद मत करिएगा। यानी कि अगर आपका पेपर है या एग्जाम आपका अभी बहुत लंबे समय के बाद है, तब भी आप अपनी तैयारी को कभी बंद मत करिएगा, तैयारी को निरंतर रखिएगा। चाहे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने से मतलब यह होता है प्यारे दोस्तों कि आपको एक बात समझनी होगी कि आपको यहां तैयारी जो करनी है ना, उसमें तैयारी में आपको जितनी बार बार चीजों को पढ़ोगे उतना ही जल्दी आपको याद होगा, उतना ही जल्दी आपके लिए चीजें सरल हो जाएंगी। और अगर आप सामान्य रूप से तैयारी को बंद करके एक साथ तैयारी को उठाना चाहेंगे और फिर सोचेंगे मैं एग्जाम निकाल जाऊं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मशक्कत का सामना आप करेंगे और उस समय आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ प्रेशर ही ले पाएंगे और आप तैयारी भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तब मैं आपसे उम्मीद करना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को हमेशा तैयार रखें। यानी कि आप एक टारगेट बनाकर रखें। अगर आपकी परीक्षा जिस समय नहीं भी हो रही होती है तो कम से कम एक दो मॉक टेस्ट लगा के अपना आकलन करते रहें कि इस समय मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, किस जगह पर चल रहा हूं। और जिन बच्चों को तैयारी अभी एग्जाम आपका थोड़ा सा दूर है और तैयारी में भी लगे हुए हो, तो वह एक टारगेट बनाकर रखें कि मैं हिस्ट्री को लगभग 30 दिन में समाप्त कर दूंगा, मैं यहां से पॉलिटी को हिस्ट्री के साथ साथ ही 30 दिन में समाप्त कर दूंगा, और इसके साथ साथ 2 सब्जेक्टों के अलावा मैं ज्योग्राफी को लेकर चलूंगा। 3 सब्जेक्ट मेरे ऐसे होंगे जो मैं 30 दिन में समाप्त करने का काम कर रहा हूं। उसके अलावा मैं 2 घंटे मैथ को डेली दूंगा, 1 घंटा रीजनिंग के लिए डेली दूंगा। लगभग 5 से 6 घंटे का शेड्यूल आप डेली बनाकर चलेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे रिविजन मस्ट होगा, रिविजन सबसे जरूरी होगा। रिविजन को आप जरूर करेंगे, जो पढ़ रहे हैं उसका रिविजन जरूर करते चलें। क्योंकि देखिए विद्यार्थी जीवन में होता क्या है, विद्यार्थी जीवन में आपके पास सिर्फ एक ही चीज होती है और वह होती है तैयारी। तैयारी मतलब अब हिमालय पे चढ़ने की तैयारी तो आपको करनी नहीं है। बुकों को पढ़ना है, वीडियो देखना है, चीजों को समझना है, नोट्स बनाने हैं और नोट्स को बार बार से पढ़ना है, जिससे कि आप जब परीक्षा के अंदर बैठे तो आपको कहीं ना कहीं से कॉन्सेप्ट जो लिंक होकर मिलेगा। जो मैं आपको क्लास देता हूं उनसे कहीं ना कहीं से कुछ कॉन्सेप्ट आपको लिंक होकर मिल जाएगा और वह क्वेश्चन आपका ऐसा भी लग जाएगा जो कि अन्य बच्चा जो सिर्फ रटने का काम करता है वो कभी भी उन प्रश्नों को नहीं लगा पाएगा। वैसे तो मैंने अभी तक आपको इतिहास पढ़ाया है और पॉलिटी तो लगभग अंतिम चरण में ही चल रहा है, ज्यादा कुछ पॉलिटी के अंदर बचता नहीं है। तब आपने इतिहास के अंदर एक बात देखी होगी कि अगर इतिहास को आसानी मतलब अच्छे से पढ़ा जाए तो इतिहास से अच्छा कोई विषय हो नहीं सकता। क्योंकि इतिहास को पढ़ने के साथ साथ हमारे समझ में वो चीजें आ जाती हैं जो भारत के लोगों को उस समय समझने में कई 100 साल लग गए थे। यानी अंग्रेजों ने जो नीति उस समय चलाई थी, अंग्रेजों ने जिस तरह से हमें गुलाम किया था, उस समय के भारतीय लोग तो इस रीति को नहीं समझ पाए थे। लेकिन जब हम आज आपके सामने उस चीज को पेश करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि आखिरकार भारतीय लोगों की क्या गलती थी और क्या गलती होने की वजह से हम भारतीयों के गुलाम बने। वैसे सामान्य रूप से इतिहास पढ़ने का मकसद और तरीका यही होना चाहिए। इतिहास पढ़ा ही इसलिए जाता है क्योंकि हम अपने इतिहास को पढ़कर आने वाले समय में वो गलतियां ना करें जो हमने उस समय की थी। यही इतिहास को पढ़ने का सही मकसद होता है। वैसे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैं लगभग भारत को आजाद कराने की तरफ बढ़ रहा हूं, भारत की आजादी की तरफ बढ़ रहा हूं। और आजादी के समय बढ़ते बढ़ते आप ये पा रहे हैं कि भारत में जो क्रांतिकारी घटना हो रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं अंग्रेज इन्वॉल्व होने का काम कर रहे हैं। और जो अंग्रेज इन्वॉल्व होने का काम कर रहे हैं उसमें एक अंग्रेज बहुत अच्छी चाल चल के चल रहे हैं कि कभी भारतीयों को एक जगह नहीं होने दे रहे हैं, भारतीय लोगों को एकता का प्रतीक नहीं बनने दे रहे हैं, एकता नहीं लाने दे रहे हैं। तब महात्मा गांधी हो, चाहे BR अम्बेडकर हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, ऐसे लोग हमेशा अलग अलग दलों में बंटकर काम करना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की कहें या फिर अंग्रेजों की कहें या गर्म दल नरम दल का बंटवारा कहें, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता था। तब भारत में हमेशा एकता नहीं बन पाती थी। कभी गरम दल अलग हो जाता था, कभी नरम दल अलग हो जाता था, कभी ये हरिजन समाज जो होता है उसको SC वर्ग को अलग करने की कोशिश करते थे। अंग्रेज कभी चाहते ही नहीं थे कि भारतीय लोग एक हों। लेकिन भारतीय लोग इस बात को उस समय नहीं समझ पाते थे, जो आज के समय में अच्छी तरह आज भी नहीं समझ पाते। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भारत हमारा एकता अखंडता का प्रतीक बनेगा, जब जब ये एक जगह होकर किसी लड़ाई का सामना करने की कोशिश करेगा, तब इस भारत को गुलाम नहीं किया जा सकता। इसका छोटा सा मैं आपको आइडिया इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि मैं भारत के अच्छे विद्यार्थियों को पढ़ाने का सौभाग्य मुझे यहां पर प्राप्त हो रहा है और आप पहले से ही काफी विद्वान हो। आप इस बात को अच्छी तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय भारत पर मुस्लिम आक्रमण होते हैं, अभी उसके बाद हम मुस्लिम आक्रमणों को ही पढ़ेंगे,
जिसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण होते हैं। मुस्लिम आक्रमण के समय अगर आप भारत की स्थिति देखोगे, चाहे 712 से ही देखना शुरू कर दीजिएगा, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करेगा। दरअसल भारत की जो शक्ति होगी वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी। एक व्यक्ति पूरे भारत का यहां पर नेतृत्व करने का काम नहीं कर रहा होगा। अगर एक व्यक्ति नेतृत्व करने का काम कर रहा होता तो भारत पर ये मुस्लिम आक्रमण ना कभी होते, ना कभी अंग्रेज भारत को गुलाम बना पाते। क्योंकि जब जब लोकल पॉलिटिक्स यहां पर सक्रिय होती है, जब जब क्षेत्रीय पार्टियां जो होती है अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करती हैं, तब तब भारत को अपने मुंह की खानी पड़ती है और भारत गुलामी की तरफ आगे बढ़ता है। यही भारत हुआ करता था सम्राट अशोक के समय में, यही भारत हुआ करता था राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आकर तो दिखाई कोई विदेशी, भारत को गुलाम तो बनाकर दिखाई। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अखंड भारत का निर्माण कर दिया था, संपूर्ण भारत को एक जगह सुसज्जित करने का काम कर दिया था। सेल्यूकस निकेटर जैसे लोग आए भी थे, आप अच्छी तरह से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने वो मार मारी थी जिसका कोई जवाब नहीं था। आज के समय में हम देखें, आज के समय में जो केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी शासन चलाने का काम कर रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल के अंदर जाकर देख लीजिएगा, आप पंजाब के अंदर जाकर देख लीजिएगा, आप कर्नाटक के अंदर जाकर देख लीजिएगा, भारत किस तरफ बढ़ रहा है। इतिहास पढ़ने का यही तरीका होता है कि आप उस समय की गलतियों को समझ के आज के भविष्य के बारे में, आज के वर्तमान को समझकर अतीत यानी भविष्य के बारे में सोच सकें और अतीत में जो पढ़ा है उसको आप अच्छी तरह से समझ सकें। यही इतिहास पढ़ने का तरीका होता है। बहरहाल मैं आप सभी को भारत को आजाद कराने की तरफ बढ़ रहा हूं और भारत को जो आजाद कराने का तरीका है वह यहां पर थोड़ा सा अच्छा रहेगा हमारा, क्योंकि हम सभी जानते हैं भारत के अंदर एक ऐसा समय आ चुका है जब भारत में इन अंग्रेजों ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930 में, 1931 में और 1932 में, जिसमें प्रमुख रूप से तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल होने वाले एक व्यक्ति थे जिसके नाम को आप अच्छी तरह से जानते हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यानी डॉक्टर BR अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए। जब महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए तो इससे पहले महात्मा गांधी जी के साथ 1931 में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और गांधी इरविन समझौते के अंदर बहुत सारी शर्तें महात्मा गांधी जी ने इरविन के सामने रखी और इरविन ने वो शर्तें मानी। उस इरविन समझौते में काफी समस्याएं भी होती हैं, माना जाता है कि भगत सिंह की फांसी आदि से संबंधित भी कुछ चीजें इसमें रही थी। लेकिन आप ध्यान रखेंगे गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता के बाद महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। वहां पर फ्रैंको कैरो और चर्चिल नाम के व्यक्ति ने इनको नंगा फकीर और अर्धनग्न फकीर कहकर पुकारा। इनको नंगा फकीर कहा क्योंकि भारत की तरफ से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जिसके तन पर बहुत कम कपड़े थे, इनको वहां पर बहुत ज्यादा बेइज्जती करने की काम महात्मा गांधी जी का किया गया और इनको नग्न फकीर कहकर वहां पर पुकारने का काम किया गया। उसी समय सांप्रदायिक पंचाट देने का काम एक व्यक्ति को किया जाता है जो BR अंबेडकर थे। अब इसी बात को आपको अच्छे से समझना होगा कि सांप्रदायिक पंचाट जो देने का काम किया गया है BR अंबेडकर को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया है, जो कि वहां के ब्रिटेन के इस समय PM हुआ करते थे। और ब्रिटेन के PM होने के साथ साथ रैमजे मैकडोनाल्ड को लगने लगा था कि जो हमने 1909 में जब हम एक सुधार लेकर आए थे, जिस सुधार को आप अच्छी तरह से जानते हो, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के अंदर इन अंग्रेजों ने एक गेम खेला था। वह गेम सिर्फ इतना था कि इन्होंने भारतीय व्यक्तियों को जो 2 भागों में बांटना था, हिंदू और मुस्लिमों के रूप में, वह मुस्लिम और हिंदुओं के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का इन्होंने प्रावधान किया था, जिससे मुस्लिम अलग हो जाएंगे, हिंदू अलग हो जाएंगे। 1931 यानी कि 32 आते आते जब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए तो 3 गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब देखा कि महात्मा गांधी जी के अलावा BR अंबेडकर एक ऐसी शक्ति भारत में उभर रहे हैं जो कहीं ना कहीं दलित वर्ग का नेतृत्व करने का काम करते हैं, तब अंग्रेजों की नजर यहां पर BR अंबेडकर जी पर पड़ी। अब BR अंबेडकर जी पर जब नजर पड़ी तो BR अंबेडकर को एक सांप्रदायिक पंचाट दिया गया जो दलितों के लिए इस बार अलग पृथक निर्वाचन से संबंधित था। यानी अब दलित और हिंदुओं को 2 भागों में बांटने की कोशिश की गई। दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल होगा और अलग निर्वाचक मंडल जो उसके अंदर दलित व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे, दलित व्यक्ति उसके लिए वोट डालेंगे। फूट डालो शासन करो की पूरी इनकी यहां पर मनसा मन की रहने वाली थी। लेकिन गांधी जी जो थे वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि भारत के अंदर अंग्रेजों की क्या चाल होती है। और वैसे भी आप देखें तो भारत के अंदर जो गांधी जी थे, जब ये सांप्रदायिक पंचाट BR अंबेडकर को दिया गया तो BR अंबेडकर कोट पहनकर, अच्छी पैंट पहनकर, अच्छे सूट बूट के साथ चलते थे और ऑफिस में बैठने का काम करते थे। वो देखने में लगते ही नहीं थे कि ये दलित हैं। जबकि महात्मा गांधी जी ने इस बात को समझा और महात्मा गांधी ने लोगों के बीच में जाकर दलित वर्ग के बीच में जाकर दलित वर्ग के उत्थान की बात करनी शुरू कर दी। क्योंकि महात्मा गांधी जी को लगता था कहीं ना कहीं BR अंबेडकर दलितों के लिए फेमस होते जा रहे हैं, क्यों ना मैं इस दलित वर्ग को आगे बढ़ाने की बात कहूं और दलित वर्ग को
अपने साथ लेकर एकता के साथ सभी लोगों को, यानी दलितों को अपने साथ लूंगा तो मतलब कांग्रेस के साथ हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं इन लोगों को आगे बढ़ाकर मैं कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन का यहां पर चाल है सांप्रदायिक पंचायत के आधार पर भारत का विभाजन, भारत का अंदर हिंसा फैलाने की, उसको कहीं ना कहीं नाकाम कर पाऊंगा। तब 1932 के अंदर महात्मा गांधी क्या करते हैं? 1932 के अंदर महात्मा गांधी जी ने छुआछूत, यहां पर ध्यान रखेंगे 1932 में महात्मा गांधी जी ने छुआछूत लीग का गठन किया, जो बाद में एक नाम से जाना गया जिसको आप हरिजन सेवक संघ के नाम से जानते हो। वैसे तो अगर मैं आपसे कहूं कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना करने वाले महात्मा गांधी जी थे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसको पहले जब नाम दिया तो छुआछूत लीग का गठन करने के नाम से महात्मा गांधी जी ने इसका नाम पहले छुआछूत लीग रखा था। बाद में इसका नाम क्या रखा गया? बाद में इसका नाम हरिजन सेवक संघ रखा गया। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हो कि महात्मा गांधी जी ने जो हरिजन सेवक संघ बनाया है 1932 में, इस समय को आप अच्छी तरह से पहचान पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर बी.आर. अंबेडकर की बढ़ती लोकप्रियता महात्मा गांधी जी को समझ में आ रही थी, और बी.आर. अंबेडकर को दिया गया सांप्रदायिक पंचायत जो कहीं ना कहीं अलग पृथक निर्वाचक मंडल से समझता, यह महात्मा गांधी जी को समझ में आ गया था कि अगर यहां पर जो दलित वर्ग है अगर उसको साथ नहीं लिया गया तो भारत के अंदर, जब अभी तक हम मुस्लिम लीग के जो बीज बोए थे 1905 में बंगाल विभाजन करके, उन्हीं को भी हम नहीं काट पाए, तो ऐसे आगे भी हमें बीज बोने को मिलेंगे। और आप देखेंगे आप देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों के बोए गए बीज आज तक भी नहीं काटे जाते। आज भी भारत के अंदर भले कहने के लिए हम एक हैं, लेकिन यहां पर जातियों में, धर्म में कुछ लोग इस तरह से बटे हुए होते हैं कि इनको समझ में ही नहीं आता कि भारत जो पहले, अगर अंग्रेजों से पहले की बात करें तो भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था थी ये बिल्कुल ना के बराबर थी। सभी लोग भाईचारे के साथ भारतीय होकर जीते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद किस तरह से प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा है वो आप अच्छी तरह से इतिहास में समझ पाएंगे। आपसे पूछा जाएगा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप कहेंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। हरिजन सेवक समाज की स्थापना कब की गई? 1932 में हरिजन सेवक समाज की स्थापना करने का काम महात्मा गांधी जी ने किया। प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे 1934 में 2 साल बाद ही 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। और जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी है ये 2 लोगों ने मिलकर बनाई है। एक व्यक्ति थे नरेंद्र देव और दूसरे व्यक्ति का नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव जी ने मिलकर पटना के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 के अंदर की है। और यह पार्टी का स्थापना करने का भी उद्देश्य पटना के अंदर कहीं ना कहीं मुस्लिमों की बढ़ती सक्रियता को खत्म करना था। भारत के अंदर वैसे भी बहुत सारी पार्टी बनती रही है, लेकिन इन दोनों नामों की वजह से यह पार्टी थोड़ी सी प्रमुख हो जाती है। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव दोनों मिलकर पटना के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाते हैं। भारत के अंदर इसके बाद क्या हुआ? भारत के अंदर जो साइमन कमीशन आया था 1928 में, इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट को और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट को एक जगह कर इसको श्वेत पत्र एक नाम दिया गया। और श्वेत पत्र नाम देने के बाद भारतीय लोगों को एक और लॉलीपॉप देने की कोशिश अंग्रेजों ने की। और वह कांग्रेस यानी जो अंग्रेजों के द्वारा जो एक और यहां पर एक ऐसी लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं जिसको यहां पर 1935 के शासन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। वैसे तो 1935 के शासन अधिनियम के बारे में आप छोटा सा उदाहरण इस तरह से समझ सकते हैं कि 1935 के शासन अधिनियम से ही हमारे भारत के संविधान में लगभग 75% भाग इसी अधिनियम से लिया गया है। तब आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यक्तियों के लिए श्वेत पत्र तैयार किया गया था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों की रिपोर्ट एवं साइमन कमीशन की रिपोर्ट को मिलाकर। इसके आधार पर भारतीय लोगों को कुछ यहां पर राइट्स दिए गए, कुछ अधिकार दिए गए। पहला राइट दिया गया प्रांतों में स्वसत्ता। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि भारत के अंदर जो 1900 यानी कि भारत के अंदर जो यहां पर प्रांतों में स्वसत्ता देने का काम यह था कि आप अपने अंदर यहां पर 2 तरह से शासन कर सकते हो, जैसे आज के समय में होता है। केंद्र के अंदर बीजेपी की पार्टी होगी और आप जानते हैं केंद्र के अंदर एक पार्टी होगी, राज्य के अंदर एक पार्टी होगी, लेकिन पूरी तरह से पावर केंद्र के हाथ में होगी और राज्य की जो शासन होगा, राज्य अपने अंदर शासन तो चलाने का काम करेगा, लेकिन पावरफुल यहां पर केंद्र ही होगा। यानी कि प्रांतों में स्वसत्ता देने का काम किया गया और इसके अलावा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में स्वसत्ता और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई। यानी कि जो हमारे 1919 का शासन अधिनियम था, इसको आप एक
एक और नाम से जानते हो, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हो। 1919 के अंतर क्या किया गया था, 1929 में भी द्वैध शासन शुरू किया गया था, लेकिन 1919 में जो द्वैध शासन शुरू किया गया था वो ध्यान रखिएगा 1919 में कहां पर किया गया था, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन शुरू किया गया था। लेकिन जब केंद्र की बात पूछेगा, जब केंद्र में द्वैध शासन पूछेगा तो कौन से शासन अधिनियम के द्वारा, 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया है। बड़ा अच्छा सा प्रश्न बन जाता है और ध्यान से सुनिएगा। अगर सीधा प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि द्वैध शासन भारत में कौन से अधिनियम के द्वारा लागू किया गया, तो वैसे तो इस प्रश्न को पूछने का सही तरीका यह होना चाहिए कि इसको बोलना चाहिए प्रांतों में द्वैध शासन या केंद्र में द्वैध शासन, तब यह प्रश्न सही होता है। लेकिन अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि द्वैध शासन कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में लागू किया गया, तो आपको या तो 1919 आंसर में मिल जाए, या तो आपको 1919 ऑप्शन में मिल जाए, या 1935 ऑप्शन में मिल जाए। इन दोनों में से जो मिलेगा वही राइट आंसर होगा। लेकिन जब इस प्रश्न को ज्यादा क्लियर करके ही पूछ लेता है तो सीधा पूछेगा कि ये बताओ प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू किया गया, तो प्रांतों में शुरू किया जाएगा 1919 में, केंद्र में किया जाएगा 1935 में। इसको याद ऐसे आप कर सकते हैं कि देखिए जब द्वैध शासन हमें लगाना था, मतलब अंग्रेजों को लगाना था, तो उसने अंग्रेजों ने सोचा पहले छोटी जगह पर ट्राई करके देखते हैं। तो प्रांत तो आपके छोटे ही होते हैं, प्रांत तो आपके छोटे ही होते हैं, तो पहले प्रांतों में लगाकर उन्होंने देख लिया कि प्रांतों में अगर सक्सेस हो गया तो फिर बड़े स्तर पर लगा देंगे, फिर केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर देंगे। तो 1919 में पहले प्रांतों में लगाया, फिर 1935 में कहां लगा दिया, 1935 में केंद्र के अंदर लगा दिया। उम्मीद करता हूं कि दिमाग के अंदर घुस गया होगा। अगर दिमाग के अंदर नहीं घुसा होगा तो जानिएगा इसी समय क्या हुआ, 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस शासन अधिनियम के द्वारा की गई, सीधा डायरेक्ट प्रश्न होगा 1935 के द्वारा। वर्मा को अलग करने का काम भी कौन से शासन अधिनियम के द्वारा किया गया, 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा वर्मा को अलग करने का काम किया गया। ये 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा पूछे जाते हैं। अब प्रांतों में स्वसत्ता देने का काम किया गया था, मतलब क्या है सर, मतलब चुनाव होंगे, और अगर चुनाव होंगे प्यारे दोस्तों तो भारत के अंदर अब चुनावों की प्रक्रिया आ गई है, और भारत के अंदर अगर एक प्रधानी का भी चुनाव होता है तो कितना खुशी का, हर्षोल्लास का माहौल हो जाता है। भारत के व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को वो फीलिंग नहीं आती है जो गांव के प्रधान को प्रधानी का चुनाव लड़ते समय फीलिंग आती है। और वैसे भी इस समय तो उत्तर प्रदेश का माहौल शायद थोड़ा सा गर्मा रहा होगा क्योंकि इलेक्शन आदि शायद चल रहे हैं प्रधानी के, तो थोड़ा सा आप भी सहज रहिएगा। अगर आपको पढ़ते पढ़ते उब गए हो तो थोड़ा सा ट्राई राजनीति के अंदर कर लीजिएगा, क्योंकि राजनीति एक ऐसी दलदल होती है जो कि अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं राजनीति किस तरह से होता है। वैसे देखो इतना बताने वाला हूं, ज्यादा मैं आपको राजनीति के उस दौर में नहीं लेकर जाऊंगा जहां पर ले जाना चाहते हैं। दरअसल 1935 का शासन अधिनियम जब आया तो प्रांतों में स्वसत्ता की बात इसने की, और स्वसत्ता मतलब स्वयं का शासन होना चाहिए। तो यहां पर 2 तरह के वर्ग हुआ करते थे, और दो तरह के वर्ग हुआ करते थे। एक वर्ग का मानना ऐसा था कि प्रांतों में स्वसत्ता देने का मतलब क्या है, हमको तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हम तो प्रांतों में क्या हर जगह अपने स्वशासन करने का काम करेंगे। जबकि दूसरा वर्ग ऐसा था जिसका मानना यह था कि किसी तरह से कुछ तो राइट्स हमको मिल जाएं। 2 वर्गों में भारतीय उस समय बटे हुए थे। जब 2 वर्गों में बटे हुए थे तो जिन वर्गों का यह मानना था कि अगर भारत के अंदर कुछ तो राइट्स हमें मिल जाएं, तो उन्होंने तो यहां पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई कि प्रांतों में स्वसत्ता मिल रही है, चलो चुनाव होंगे, इसी के साथ हम अपना थोड़ा सा यानी कि हम स्ट्रांग हो जाएंगे, और इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, सरकार के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, इंटरफेयर करने लगेंगे। लेकिन जो लोग चाहते थे कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, उन्होंने इस बात को अस्वीकार करते हुए कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, उन्होंने उस क्रांतिकारी गतिविधियों को धीमा नहीं पड़ने दिया, और वो क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहे, जिनमें से एक थे सुभाष चंद्र बोस। फिलहाल आप समझ सकते हैं जब 1934 में एक मिनट इसको राइट कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। 1937 में, कितना, 1937 में जब क्या हुआ, 1937 में जब चुनाव हुए, तो 1937 में चुनाव होने के दौरान भारत के अंदर आप अच्छी तरह से जानते हैं जब चुनाव का माहौल होता है, जैसे कि भारत के अंदर आज आप देखें तो भारत में एक आंदोलन और भी हुआ था, लोकपाल बिल पर जो आंदोलन हुआ था, जिसमें अन्ना हजारे और उनकी टीम वर्क करने का काम करती थी, लोकपाल बिल को पास करवाना चाहती थी। जब यहां पर प्रमुख रूप से वो आंदोलन चल रहा था तो उस समय आंदोलन में
वह आंदोलन में दो गुटों में बट गया। एक गुट तो वह था जो ये कहता था हमें पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरह से लोकपाल चाहिए और लोकपाल सरकार को लागू करना चाहिए, जबकि दूसरा एक ऐसा वर्ग निकल कर आया जिस वर्ग ने इस बात की मांग रखी कि हम एक बार चुनाव में आते हैं, राजनीति में आते हैं और राजनीति में आने के बाद हम इस सरकार के सामने जाकर अगर कम वोटों से जीतकर कम सीट लेकर गए तो इनके सामने चिल्ला चिल्ला कर लोकपाल की मांग करेंगे और अगर ज्यादा सीटों से जीतकर गए तो खुद सरकार में आकर, खुद अपनी पार्टी से सरकार में आकर लोकपाल बिल्कुल लागू कर देंगे। जबकि उनमें से अन्ना हजारे ये बात जानते थे कि राजनीति एक बहुत बड़ा दलदल होता है, जबकि दूसरी तरफ हमारे माननीय सम्माननीय, इनको ज्यादा सम्मान तो मैं नहीं देना चाहता लेकिन इंजीनियर साहब कहकर इनको मैं पुकार सकता हूं, जिनका गले का मुफलर कभी उतरता नहीं है, खांसी तो अब शायद ठीक हो गई है और वैसे आप देखें तो शरीर भी काफी तंदुरुस्त सा नजर आता है। मुझे तो वह वाले माननीय केजरीवाल लगते ही नहीं है जो कि उस आंदोलन के दौरान दिखते थे। आप उस समय का इनका हाल देख लीजिएगा जिस समय आंदोलन करते थे और आज का हाल देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है 10-20 किलो तो वेट इनका बढ़ गया होगा। तो उसी तरह से दो गुटों में वह आंदोलन बट गया था। इस समय भी भारत का जो माहौल है दो गुटों में बट गया है, एक पूर्ण स्वराज चाहता है, एक जो कुछ हासिल हो जाए एक उस तरह से चाहने वाला होता है। तब यहां पर जब 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में चुनाव हुए तो 1934 में चुनाव होने के बाद एक सरकार जो बनी 7 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। आपसे प्रश्न सीधा पूछा जाएगा 1937 में 1935 के शासन अधिनियम द्वारा 1937 में जब चुनाव हुए तो यहां पर जो प्रश्न बनता है डायरेक्ट उसको मैं अभी बताऊंगा। वैसे आप इतना ध्यान रखिएगा कि 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी और 2 राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी और यही प्रश्न पूछा जाता है कि 1937 में चुनाव होने के दौरान वह कौन सा राज्य था जिसमें मुस्लिम लीग की सरकार बनी। बंगाल और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार बनी, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता रहा है। तो ध्यान रखिएगा बंगाल और पंजाब ऐसी जगह थी 1937 में जिसके अंदर मुस्लिम लीग की सरकार बनी, जबकि 7 राज्यों के अंदर कौन सी सरकार बनी, 7 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। वैसे कुछ ऐसे भी राज्य रहे थे जिनमें यहां पर अन्य दल के लोग भी जीतने का काम किए थे, लेकिन ध्यान रखेंगे पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग की पार्टी यहां पर चुनाव जीती थी। उसके बाद ध्यान रखिएगा मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि भारत के अंदर 2 दलों में भारत बंट चुका था। एक वह दल है जो कि यहां पर पूर्ण रूप से एक वह दल है जो पूरी तरह से क्या चाहता है, पूरी तरह से पूर्ण स्वराज चाहता है, जबकि दूसरा दल महात्मा गांधी जी जैसा है जो कि मानना जिनका ऐसा है कि कहीं ना कहीं हिंसा ना हो, चाहे हमको आजादी 10-20 साल बाद मिल जाए। प्यारे दोस्तों उसी समय के एक पर्सनालिटी है जिनको आप अच्छी तरह से जानते हो, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी पर्सनालिटी रहे हैं उस समय जो कि भगत सिंह की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति थे। और भगत सिंह की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति जिन्होंने नारे दिए हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और वैसे भी आप अच्छी तरह से जानते हो कि महात्मा गांधी जी, कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि जब भी कोई नव युवक नेता उभर कर आता था तो महात्मा गांधी जी को लगता था कि मेरा वर्चस्व कम ना पड़ जाए, इसलिए महात्मा गांधी जी उस उगते हुए पौधे को हमेशा मिट्टी से दाब दिया करते थे। चाहे वो भगत सिंह रहे हों, चाहे वो BR अम्बेडकर रहे हों, चाहे उससे पहले भी कितने ही नेता रहे हों, क्रांतिकारी रहे हों, महात्मा गांधी अपने से सर्वा किसी को बनना नहीं देना चाहते थे। उसी समय एक ऐसे नेता क्रांतिकारी बनकर उभरे जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जिनके बारे में मैं कहूं कि अंग्रेजों को पकड़ना, इनको भी पकड़ना अंग्रेजों के लिए बड़ा ही दुर्लभ काम था। वैसे तो मैं इन सभी व्यक्तियों पर विशेष रूप से वीडियो बनाऊंगा। मैं बता चुका हूं सुभाष चंद्र बोस, आजाद चंद्रशेखर आजाद हुए, चाहे भगत सिंह हुए, इन सब पर एक विशेष वीडियो बनाकर मैं आपको दूंगा। लेकिन बहरहाल इतना समझने की कोशिश करो कि 1938 का समय चल रहा था। 1938 के समय में एक ऐसे व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते हैं। जब आप 1905 के कांग्रेस को देखेंगे तो अध्यक्ष पद के लिए अच्छे दिग्गज नेता कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सकते थे। वह चाहते भी थे तब भी नहीं बन सकते थे। लेकिन 1938 में एक हरिपुर नामक स्थान के अंदर जो गुजरात के अंदर पड़ता है, इसके अंदर एक अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का काम दिया जाता है जो कि किसको, सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था कि भगत सिंह के द्वारा दिया गया नारा जिसका नाम था इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जिसका मतलब ही है, इंकलाब का मतलब ऐसे तो होता है आजादी, क्रांति। और सुभाष चंद्र बोस कहते थे चाहे आप इंकलाब कहो चाहे भगत सिंह कहो एक ही बात है, मतलब भगत सिंह का नाम ही क्या है, क्रांति।
तो ऐसे विचारधारा रखने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जब अपनी ऊर्जा के साथ भारत को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ने लगे, उसी समय महात्मा गांधी जी को लगने लगा कहीं ना कहीं उगता हुआ पौधा एक बट वृक्ष ना बन जाए, इसलिए महात्मा गांधी जी को यह बात शोभनीय नहीं लगी। दूसरा कारण यह भी था कि महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी की विचारधारा इसलिए विभिन्न प्रकार की हो जाती है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस स्वयं सत्ता यानी कि पूर्ण स्वराज चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी जी का मानना यह था कि भले आजादी थोड़े दिन बाद मिले लेकिन हिंसापूर्ण आजादी हमें नहीं चाहिए। सुभाष चंद्र बोस अपनी आजादी की इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे और युवाओं के अंदर जोश भर के आजादी के लिए अंग्रेजों को खदेड़ कर बाहर भगाना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी जी ने यहां पर अनाउंस कर दिया कि अगली बार जो भी चुनाव होगा यानी जो अध्यक्ष बनेगा वो इस तरह से नहीं बनेगा, इलेक्शन होगा, यानी कि चुनाव जो जीतेगा चुनाव के माध्यम से कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, चुनाव अगली बार होगा। 1939 का समय आया और 1939 का समय आते ही महात्मा गांधी जी को तो लगता था कि मैं बहुत बड़ी तोप हूं और मैं जिस व्यक्ति पर हाथ धर दूंगा, जिस व्यक्ति को लड़ा दूंगा वह व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा। ये कल परसों का लड़का सुभाष चंद्र बोस मेरे सामने क्या कर पाएगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 1939 के अंदर जो त्रिपुरी के अंदर अधिवेशन होता था मध्य प्रदेश यानी एमपी के अंदर, उसके अंदर महात्मा गांधी जी ने पट्टामी सीतारमैया नाम के एक व्यक्ति को चुनाव में सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़ा कर दिया। अब महात्मा गांधी जी इस भूल को कर चुके थे कि कल परसों का जो लड़का है सुभाष चंद्र बोस वो बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ, बहुत बड़ी ताकत के साथ और बहुत ज्यादा सही कुशल रणनीति के साथ भारतीय व्यक्तियों को एक कर चुका है और भारतीय व्यक्तियों को एक नई विचारधारा दे चुका है। और महात्मा गांधी जी इस कल परसों के लड़के सुभाष चंद्र बोस को समझने में गलती कर गई। पट्टा में सीतारमैया जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लड़ाए जा रहे थे, पट्टा में सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने बुरी तरह से त्रिपुरी के अधिवेशन में हरा दिया। और जब पट्टा में सीतारमैया त्रिपुरी के अधिवेशन में महात्मा गांधी के कैंडिडेट पट्टा में सीतारमैया यहां पर सुभाष चंद्र बोस से हारे तो सुभाष चंद्र बोस को जीतते हुए देखकर महात्मा गांधी जी की आंखें खुल गईं और महात्मा गांधी जी को लगा और उन्होंने कहा कि ये हार जो है पट्टा में सीतारमैया की हार नहीं है, ये हार मेरी हार है। मतलब महात्मा गांधी आज कांग्रेस का चुनाव हार गया। और आपको अच्छी तरह से पता होगी कि जब महात्मा गांधी भारत के अंदर आए थे तो महात्मा गांधी जी ने एक ही बात कही थी और महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई वह बात जो थी वह सिर्फ यही बात थी कि मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूंगा जिस पार्टी में सबसे ज्यादा वरीयता मुझे दी जाएगी। और जब उस समय 1915 में जब महात्मा गांधी आए थे, 1915 में आने के बाद महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेता महात्मा गांधी माने गए थे। और आज महात्मा गांधी जी के द्वारा लड़ाया गया कैंडिडेट सुभाष चंद्र बोस के सामने हार गया तो अब खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, उनका वही हाल होने वाला था। महात्मा गांधी जी ड्रामे करने लगे और ड्रामा दरअसल महात्मा गांधी जी के लिए मैं यहां पर ड्रामा इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं। आप कहते होंगे कि सर हमेशा तो करते थे अनशन आंदोलन का प्रयोग, यहां पर ड्रामे का प्रयोग। दरअसल आप सभी समझ रहे हो कि जब सुभाष चंद्र बोस जैसी पर्सनैलिटी अगर जीत कर सामने आ रही है और सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो जब उस समय आप इसे ड्रामा ही कहोगे। दरअसल हुआ क्या, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित इधर करना चाहता हूं कि त्रिपुरी एमपी के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, पट्टा में सीतारमैया को चुनाव हरा दिया। और पट्टा में सीतारमैया को चुनाव हारने के बाद महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। तो विरोध करने के साथ ही महात्मा गांधी यानी कि सुभाष चंद्र बोस बड़े समझदार निकले और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ऐसी अध्यक्षता मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी रुष्ट हो जाएं। और सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जब यहां पर बीच में ही अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष तो बनना ही था। आपका सोच रहे हैं पट्टा में सीतारमैया को यहां पर दोबारा से अध्यक्ष बनाया जाएगा? नहीं, ना ही महात्मा गांधी को। यहां पर जो अध्यक्ष बनेंगे वो राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। और यह प्रश्न एक बार यूपीएससी पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा यूपीएससी जिस प्रश्न को पूछ लेता है उस प्रश्न को छोटे एग्जामों में फैक्ट के रूप में आपके सामने पेश कर दिया जाता है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि जिस समय सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद ने उस समय अध्यक्षता संभालने का काम किया। बेहतरीन प्रश्न होता है, इस प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित लगाकर रखिएगा। अक्सर इसको किताब भी स्किप करके आगे बढ़ जाती हैं और सिर्फ इतना ही कहती हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का इस्तीफा देने के बाद ही यहां पर ध्यान रखेंगे 1939 में एक नई पार्टी बना देते हैं और नई पार्टी जो बनकर आएगी उस पार्टी का नाम होगा फॉरवर्ड ब्लॉक।
फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में एक पार्टी बनाई। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है आपसे कि 1939 के कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? सीधा प्रश्न फैक्ट के रूप में पूछा गया। आप कौन सा बताएंगे? 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाई और आजादी को एक नई दिशा देने की कोशिश की। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं अगर आपसे आगे बात करूं तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस इसके बाद क्या करते हैं? सुभाष चंद्र बोस इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और 1939 वह समय होता है जिस समय क्या हो चुका है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, दूसरा वर्ल्ड वार, यानी दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया है। और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय ब्रिटेन से लड़ने का काम कर रहा एक देश जिसका नाम है जापान। और जापान जब ब्रिटेन से लड़ने का काम कर रहा है तो यह बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सुभाष चंद्र बोस कहां पहुंच गए? सुभाष चंद्र बोस जर्मन पहुंचे। पहले जर्मन में जाकर हिटलर से हाथ मिलाया और हिटलर से हाथ मिलाने के बाद हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को एक उपाधि दी जिसकी वजह से उन्होंने कहा आप नेताजी हो। यानी कि यही हिटलर बाद में, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी को यही हिटलर नेताजी की उपाधि से नवाजता है और नेताजी की उपाधि से नवाजने के बाद छोटी मोटी टुकड़ी लेकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेजों की तरफ से जापान से भिड़ जाते हैं। और जापान से भिड़ जाते हैं तो जापान, आप अच्छी तरह से जानते हो कि जापानी जो लोग होते हैं, जापानी लोग कुछ इस तरह से होते हैं, वो उनके पास कुंफू कराटे वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा मूवी आदियों में। तो जो सामान्य व्यक्ति गोली चलाता है तो उसकी गोली तो दिखती भी है, जापानी लोगों की तो पता नहीं कहां से गोली चला देते हैं, किस तरह से मार देते हैं, उड़ते हैं, पटकते हैं, लेट जाते हैं, इनका कुछ पता नहीं चलता। मोहन सिंह नाम के व्यक्ति थे जो कि जापानियों से भिड़ गए, लेकिन जापानियों ने जब भारतीय व्यक्ति जो थे अंग्रेजों की तरफ से जापानियों से भिड़ने का काम कर जाते हैं और जापानियों ने मोहन सिंह को जब देखा तो मोहन सिंह को देखने के बाद बताया कि आप भारतीय हो, आप क्यों इन अंग्रेजों की बातों में आ रहे हो? वैसे तो जापानी चाहते तो मोहन सिंह को यहां पर मार भी सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि अब बचा ही दिया गया है तो एक बात करो, इन अंग्रेजों की रणनीति को समझो और अंग्रेजों को अपने भारत से लतेड़ने का काम करो। ये अंग्रेज तुमको गुलाम बनाए हुए हैं। वहीं पर मोहन सिंह ने क्या किया, एक पार्टी बनाई जो कि INA के नाम से बनी। ये INA बाद में इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनाए जाएंगे और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर जैसे देशों के अंदर जाकर वहां के लोगों को एकत्रित करके दिल्ली चलो जैसे नारों को देना शुरू कर दिया। मैं सारी चीजों को सुभाष चंद्र बोस जब पढ़ाऊंगा सारी चीजों को लिखाऊंगा। और वहीं पर रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और कहा रेडियो के माध्यम से कि हे राष्ट्रपिता, हम जिस क्रांति को अंजाम देने जा रहे हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक सेना बना चुके थे और सेना नहीं बना चुके थे उस समय, सेना बनाने के बाद, सैनिक संगठन बनाने के बाद राष्ट्रपति घोषित कर चुके थे सुभाष चंद्र बोस। और चाइना और जापान जैसे देशों ने सुभाष चंद्र बोस को भारत का राष्ट्रपति माना था कि आप वास्तव में भारत के राष्ट्रपति हो। तब सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से भारत के बापू को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और कहा, हे बापू, हे राष्ट्रपिता भारत के, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं जिस मार्ग पर मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि ये युद्ध लड़ना चाहते थे अंग्रेजों से, जिस मार्ग पर मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं उसमें मुझे आप आशीर्वाद दें। तो आशीर्वाद देने का मतलब यही था कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बापू यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को किसने कहकर पुकारा, किसने यहां पर टाइटल दिया, किसने उपाधि दी? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। वैसे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जैसी पर्सनैलिटी भारत के अंदर बहुत चंद लोग हुआ करते थे, लेकिन उनमें से जो सुभाष चंद्र बोस थे वास्तव में काबिल तारीफ थे। और सुभाष चंद्र बोस ने जब लड़ाई लड़ी, जब भारत की आज़ादी के लिए लड़ने लगे तो इन्होंने अंडमान निकोबार जैसे जगहों पर जाकर बहुत सारे आंदोलन किए थे। वहां पर इनको आज़ाद कराने का भी काम दिया था। स्वराज द्वीप नाम देने का भी काम यहाँ पर, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप नाम देने का काम भी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार जैसे द्वीपों को दिया था, जिसको मैं सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत सारी चीज़ों को कवर करने का काम करूंगा। बहरहाल आप इतना समझ चुके हैं, भारत के अंदर अभी तक जो मैंने पढ़ा है, दूसरा विश्व युद्ध चल चुका है। अब दूसरे विश्व युद्ध जब चल चुका है, इस समय कांग्रेस क्या करेगी, महात्मा गांधी क्या करेंगे, और ये दूसरा विश्व युद्ध जो होगा ये आजादी की लड़ाई में भारत को आजाद कराने में सबसे बड़ा फैक्टर सिद्ध होगा। और दूसरे विश्व युद्ध में अब अंग्रेजों की क्या रणनीति होगी, अंग्रेज कौन कौन से कमीशन भारत भेज रहे होंगे और भारत में महात्मा गांधी किस तरह से क्रांति को अंजाम दे रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे जिन्होंने बहुत बड़ी सेना बना ली है, खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया है, और इसी समय में भारत के अन्य क्रांतिकारी लोग जो हैं वह क्या करने का काम करेंगे, जब ना चंद्रशेखर हैं ना भगत सिंह हैं। अब ऐसे लोगों की अनुपस्थिति में भारत की क्रांतिकारी घटनाएं को किस तरह से अंजाम दिया जाएगा
और भारत को किस तरह से आज़ादी के लिए 1947 तक लेकर जाया जाएगा। बहुत जल्दी हम देश को आज़ाद कराएंगे और आज़ाद कराने के बाद धीरे धीरे आपको अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। साइंस की क्लास की बात है तो आप देखिए सनी देओल वाला गुस्सा अपने अंदर मत पालिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि साइंस की क्लास में थोड़ी सी सर के साथ इशू चलता रहता है। वैसे मैंने कोशिश की है, सर से रिक्वेस्ट की है कि सर बच्चों का कोर्स थोड़ा सा पीछे पिछड़ता जा रहा है, इनके लिए कुछ विशेष सोच लीजिए। तो सर के पास सर एक दो जगह देखिए पढ़ाते रहते हैं, बड़े टीचर हैं, हम तो 2-3 जगह ही पढ़ाते हैं, लेकिन सर तो पढ़ाते रहते हैं। तो सर के पास धीरे धीरे जहाँ पर सर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर सेम चीज़ें चल रही हैं। तो सर ने मैंने कोशिश की है कि सर कुछ वहाँ जो पढ़ाते हैं उन्हीं वीडियो को मुझे दे दें, जिसकी वजह से मैं टाइम पर एकदम से सारी वीडियो आप कर देकर, या फिर मैं कहूँ कि 30 वीडियो एक साथ दे दूँ मैं आपको, और कह दूँ लो आपको 15 दिन के अंदर 2 वीडियो देखकर डेली साइंस के सिलेबस को खल्लास कर दो। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि अगर 50, 60, 70, 80 वीडियो वहाँ से मुझे मिल जाती हैं सर की, थोड़ा परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी उन लोगों से, तो उसके बाद मैं एक साथ आपको साइंस की वीडियो भी सारी की सारी दे दूंगा। उसके बाद हो सकता है कि और जो चीजें हैं, और जैसे कि ज्योग्राफी बड़ी जबरदस्त चल रही है आपकी, मैं सर को जो लेकर आया था तो मैंने सर से एक ही बात कही थी, मैं सर ज्योग्राफी है तो आप पढ़ाएंगे, लेकिन ज्योग्राफी में पहले आप क्वेश्चन लगवाइए। क्वेश्चन लगवाने के वजह से आप थोड़ा बच्चे से अवेयर हो जाएंगे, बच्चे को जान जाएंगे। लेकिन सर ने ज्योग्राफी की 1-2 क्लास ली, वास्तव में लगा कि बड़ी जबरदस्त ज्योग्राफी पढ़ाई है और बड़ा उनको नॉलेज बहुत अच्छी है। लेकिन जब मैंने सर से बात की तो सर ने बताया कि मैं 3 बार या शायद 2 बार बोला था, मैं यूपीएससी का मेंस दे चुका हूं सर। और जो बच्चा यूपीएससी का मेंस दे चुका होता है, मतलब प्री निकालने के बाद मेंस तक पहुंचने के लिए बहुत दम चाहिए होता है। देखने में सर बड़े युवा से लगते हैं आपको, लेकिन बहुत तगड़ा अनुभव है सर को, बहुत तगड़ा अनुभव, और नॉलेज के मामले में तो बड़ा ज़बरदस्त है। और वैसे भी सर अब साथ ही रहेंगे तो साथ ही आपके लिए और भी चीज़ें शुरू कर देंगे, जैसे कि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रहा था यूपीएससी में, सिविल सेवा में जब देते थे तो इनका ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा था। और ज्योग्राफी के अलावा इनका हिंदी जो है, हिंदी हमेशा जब तक इन्होंने पढ़ाई की है तो हिंदी इनका हमेशा सब्जेक्ट रहा ही रहा है। तो हिंदी साहित्य के अंदर बड़ी नॉलेज रखते हैं और आजकल के समय में साहित्य का बड़ा पोर्शन आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन मेरा मानना यह था, क्योंकि ये जब साइंस पढ़ाते हैं, मतलब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो बार बार मुझसे एक ही बात करते हैं, सर जो ज्योग्राफी है ना ये साइंस से लिंक है। मतलब हम जैसे घूमने निकल जाते हैं शाम को तो थोड़ा डिस्कस करते रहते हैं कई तरह की चीज़ों पर कि सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। मतलब हम कैमरे के सामने ही तो हम टीचर लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक तरह से कंप्यूटर ही होते हैं दूसरी दुनिया में। तो उस समय हम जब तक डिस्कस नहीं करते, मैं आपसे भी यही अपेक्षा रखूंगा कि जब भी आप पढ़ाई करें ना तो पढ़ाई को एक दूसरे डिस्कस करें, चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज है कितनी भी नहीं है, तो एक दूसरे डिस्कस करें। आपको कुछ चीज़ पता है या आपके कुछ डाउट है, क्योंकि हमारे भी डाउट हो सकते हैं, तो आप अपने मित्रों से पूछें या अपने सर से पूछें, मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारे जो डाउट होते हैं हम डिस्कस करते रहते हैं, तो सर बताते हैं उस समय कि भाई बड़ा अच्छा है सर, ज्योग्राफी साइंस के साथ रिलेट की जाती है। तो मैंने उनसे एक बात कही, सर केमिस्ट्री शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो यही सोचूंगा मैं बच्चों को किस तरह से बेस्ट उनके लिए कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा सर केमिस्ट्री मैंने 3 साल तो पढ़ाई है, लेकिन केमिस्ट्री मैं शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि सर आपके तीनों साइंस पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा था सर बच्चों का सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो और इनके पास सारी एक बार वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डेड करके इसलिए दे रहा हूं कि बस सिलेबस पीछे ना पिछड़ जाए। चाहे मुझे कितनी वीडियो रिकॉर्ड कर करके देनी पड़े, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं शायद 9-10 बज रहे होंगे और आपको 10 मिनट बाद ये वीडियो डाल दूंगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लाइव भी कर सकता था, सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐप वगैरह में प्रॉब्लम चली है, आप सभी जानते हैं। तो अगर मैंने आपसे वादा किया है तो मैं आपको किसी मोड में दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मेरा मानना है कि लाइव से ज्यादा रिकॉर्डिंग में ही मजा आता है, वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सही रहती हैं चीजें। तो आपके लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सकेगा सर से भी करवाऊंगा। साइंस की वीडियो भी मैं पूरी अप्रोच लगाई हुई, पूरी दम लगा दूंगा, किसी तरह साइंस का सिलेबस एक बार मुझे मिल जाए, और साइंस का सिलेबस एक बार मिल गया तो धमाका कर दूंगा। दूसरी बात है मैथ की। मैथ वाले सर को हो गया है कोरोना, यानी कोरोना आप सब देखो समझो, कोरोना एक ऐसी स्थिति है, भले वैक्सीन आ गया है लेकिन इतना आसान नहीं होता चीजों को। तो तबीयत बड़ी खराब, अब आप सोचते हो कि अभी तो मैथ से ही झेलना पड़ रहा है, अब सर आप भी इसी तरह से झेलो। जब आएंगे तो सीधी सी बात है, सब यहाँ पर यूज करते हैं चीज़ों को। तो मैथ के लिए थोड़ी सी समस्या चल रही है मैथ की, अब किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, किस तरह से, चाहे मुझे दूसरे टीचर अरेंज करने पड़ जाएं, और अरेंज भी नहीं करने पड़ेंगे तो मैं किसी तरह से कुछ टॉपिक मैं ही आपको कंप्लीट कराऊं, या जो भी उनको संभावना होगी कि उनको ही लेकर आया जाए, कोई बात नहीं है, सैनिटाइजर्स वगैरह से करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं 14-15 दिन क्वारंटाइन का, आज भी मतलब आप कहीं जा नहीं सकते, वो दिल्ली के अंदर थोड़ा सा माहौल बिगड़ा हुआ है। तो इसलिए आप चिंता ना करें, सारी चीज सटीक देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब इतना तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल मत घबराना किसी भी चीज से। ज्योग्राफी है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा करंट के टॉपिक है, जैसे कि मैंने कल ही एक
इवेंट कम्युनिटी डाली थी ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। लगभग मेरा मानना है 60 से 70% लोग, मैंने राज्य पूछा था उत्तर प्रदेश, आंसर लगा दिए, क्योंकि ये वही हाल हो रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि विराट कोहली हैं, क्योंकि ये कैसे होगा कि आजकल बड़े चर्चा में चल रहे हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री विराट कोहली होंगे। तो लगभग 70% के आसपास लोग कह रहे थे कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वह सर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो मैंने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वास्तव में तैयारी करने वाला बच्चा है तो उनके लिए भी, जैसे कि मैं ऑपरेशन मेघदूत लेकर आया हूं, ऑपरेशन ब्लू स्टार पर वर्क करना शुरू किया था, तो मैं पहले कम्युनिटी डालकर आपके नॉलेज को देखता हूं कि मुझे कितना तुम्हें देना है। तो मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार पर एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, ऐसी वीडियो मैं आपको लिए लाता रहूंगा, बहुत सारा कंटेंट मैं आपको देता रहूंगा, आप बस इस तरह सपोर्ट करते रहें। और कोई समस्या रहती है, जैसे कई बार कोर्स वोर्स में समस्या हो जाती है, तो आप किसी भी तरह की कोई भी समस्या के लिए आप सीधा मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दिया करो, चाहे मैं आपका 1 दिन बाद चाहे 2 दिन बाद रिप्लाई करूं, लेकिन रिप्लाई निश्चित करूंगा 100%। हाय गुड मॉर्निंग हेलो का रिप्लाई शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डाउट देखूंगा कि अगर किसी बच्चे का वास्तव में कोई समस्या है तो उसका मैं फोन करके बैक कॉल करके भी उसका डाउट समझता हूं और उसकी बातों को क्लियर करता हूं। चलिए, तो इस तरह से आगे बढ़ते रहिएगा, सिलेबस कंप्लीट करते चलेंगे, जितना बेहतर से बेहतर हो सकेगा, जितना अच्छे से अच्छा हो सकेगा उतना करने की कोशिश करेंगे। बाकी साइंस की वीडियो के लिए लगाता हूं कुछ जुगाड़, क्योंकि जुगाड़ में तुमसे ही सीखा, जुगाड़ तो मैं 1 नंबर का लगा देता हूं। ठीक है, करेंगे कुछ ना कुछ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक प्यारे दोस्तों, नमस्कार।